ओके पाल मैकर, मैं इस मिशन की तकमील के बाद दोबारा आऊँगा और फिर तुमसे बाकायदा मुआहदा होगा उन्हीं शराइत पर जो हमारे दरमियान तय हो चुकी हैं, और उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो जाएगा। तनवीर ने कुर्सी से उठते हुए सामने बैठे पाल मेकर से मुखातिब होकर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपका खिदमत गुजार रहूंगा। पाल मेकर ने भी खड़े होकर इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। चलो माइकल ग्रीन, तनवीर ने एक साइड पर खड़े पिस्ता कामत लेकिन कस्तरी जिस्म के नौजवान से मुखातिब होकर कहा, जो हाथों में एक बड़ा ब्रीफकेस उठाए खड़ा था। यस मास्टर, माइकल ग्रीन ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि दरवाज़ा एक धमाके से खुला और फिर एक लंबा तड़ंगा नौजवान बिजली की सी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में मशीन गन थी। उसने लात मारकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह दृष्टि थी। खबरदार कोई हरकत ना करे, आने वाले ने चीख कर कहा। अरे बलोचर, तुम यहाँ कैसे आ गए और ये क्या हरकत है? पाल मेकर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। खामोश रहो वरना एक लम्हे में ढेर कर दूंगा। तुम दोनों में से स्कॉट ब्लोटन कौन है, जल्दी बताओ, बलोचर ने चीखते हुए कहा। ये कौन है पाल मेकर? तनवीर ने बिगड़े हुए लहजे में पाल मेकर से मुखातिब होकर कहा। नहीं बताते तो तुम दोनों छुट्टी करो, बलोचर ने चीखते हुए कहा। लेकिन उससे पहले कि उसका फिक्रा ख़त्म होता तनवीर की लात यकलख्त उठी और फिर मशीन गन की फायरिंग के साथ साथ बलोचर के हल्क से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। तनवीर की लात पूरी कुव्वत से उसके हाथ पर लगी थी, ऐन उसी लम्हे जब वो ट्रिगर दबा चुका था, लेकिन मशीन गन झटके से छत की तरफ उठ गई थी, इसलिए गोलियां छत से टकराईं। उसी लम्हे माइकल ग्रीन ने पूरी कुव्वत से हाथ में पकड़ा हुआ ब्रीफकेस बलोचर को मार दिया और बलोचर चीख मारकर अपने पीछे बंद दरवाजे से टकराया। पाल मेकर ने इस दौरान फुर्ती से रिवाल्वर निकाल लिया और फिर इससे पहले कि तनवीर उसे रोकता उसने फायर कर दिया। गोली दरवाजे से टकराकर नीचे गिरते हुए बलोचर की खोपड़ी पर पड़ी और उसकी खोपड़ी सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गई। ओह, तुमने इसे मार दिया पाल। इसे जिंदा रहना चाहिए था ताकि मालूम होता कि ये कौन है और क्यों मुझे कत्ल करने के लिए आया था, तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं इसे जानता हूँ बॉस, ये स्टीफन ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला पेशावर कातिल है। ज़रूर स्टीफन को इस बात की इत्तला मिल गई होगी कि आप मुझे बिग घोस्ट की नुमाइंदगी दे रहे हैं, इसलिए उसने हसद में आकर हमला करा दिया है। लेकिन अब मैं इस ग्रुप के एक एक आदमी को ढूंढकर कत्ल करा दूंगा। उन्होंने बड़ों के छत्ते में हाथ डाला है, पाल ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। ये स्टीफन ग्रुप कौन है? तनवीर ने पूछा। ये यहूदी ग्रुप है, इंतहाई शातिर और चालाक लोग हैं, लेकिन ये इंतहाई मामूली काम करते हैं। आज उन्होंने पहली बार इस किस्म की हरकत की है, वरना तो पाम गुरु होटल के सामने से गुजरते हुए उनकी टांगें कपकपाती थीं। पाल ने होंठ चबाते हुए कहा। ये स्टीफन कहाँ रहता है? तनवीर ने पूछा। ये जनाब ब्रॉडवे क्लब का मालिक है, आप फिक्र न करें, मैं उनसे खुद ही निपट लूँगा, पाल ने कहा। ओके, आओ माइकल चलें, तनवीर ने कांधे उचकाते हुए कहा। और फिर पाल ने जल्दी से दरवाजे के सामने पड़ी हुई बलोचर की लाश घसीटकर एक तरफ की और दरवाज़ा खोल दिया। तनवीर और माइकल बाहर निकल आए, उनके पीछे पाल भी आ गया। वो तीनों खामोशी से लिफ्ट के जरिए नीचे आए और फिर पाल उन्हें गेट के बाहर खड़ी स्याह रंग की कार तक खुद छोड़ने आया। तनवीर ने पाल के जरिए ये कार खरीदी थी ताकि कार के जरिए वो जल्द अज जल्द पनामा पहुंच सकें। माइकल ने ब्रीफकेस डिग्गी में रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तनवीर ने पाल से अलविदाई मुसाफा किया और माइकल ने कार आगे बढ़ा दी। कंपाउंड गेट से निकलकर कार सड़क पर पहुंची। तनवीर ने माइकल से कहा कि वो कार ब्रॉडवे क्लब ले चले। ओ बॉस, क्या आप स्टीफन को सजा देना चाहते हैं? माइकल ने कार का रुख दाएं तरफ मोड़ते हुए कहा। तुम चलो तो सही, तनवीर ने सख्त लहजे में कहा और माइकल ने सर हिलाते हुए एक्सीलेटर पर और दबाव डाल दिया और कार की रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक सड़क पर मुड़ते ही माइकल ग्रीन ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी। बॉस, अंदर जाना है या बाहर रुकना है? माइकल ने पूछा। अंदर ले चलो, मैं सिर्फ स्टीफन से मिलना चाहता हूँ, तनवीर ने कहा।
और माइकल ने उस तरह तनवीर की तरफ देखा जैसे उसे तनवीर के इस फिक्रे पर हैरत हुई हो। कार क्लब के कंपाउंड गेट में घूमी और फिर तेजी से आगे बढ़कर मेन गेट के सामने रुक गई। आओ मेरे साथ और सुनो, पूरी तरह होशियार रहना, तनवीर ने कार से नीचे उतरते हुए कहा और माइकल ग्रीन दूसरी तरफ से बाहर आ गया। क्लब के मेन गेट पर एक दरबान खड़ा था। तनवीर कदम बढ़ाता जब उसके करीब पहुंचा तो उसने हाथ आगे करके उनका रास्ता रोक दिया। आपका कार्ड, यहाँ सिर्फ मेंबर जा सकते हैं, दरबान ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर बरामदे में गिरा और लड़कता हुआ बरामदे की सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। तनवीर के इंतहाई जोरदार थप्पड़ से पूरा बरामदा गूंज उठा था। तनवीर ने लात मारकर दरवाजा खोला और हॉल में दाखिल हो गया। अंदर हॉल में मेजें लगी हुई थीं जिन पर औरतें और मर्द बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। एक तरफ काउंटर था जिसके पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। स्टीफन कहाँ है? तनवीर ने काउंटर के करीब पहुंचकर इंतहाई बिगड़े हुए लहजे में कहा। बास ऊपर दफ्तर में है, लड़की ने तनवीर के इंतहाई करख्त लहजे से घबराकर जवाब दिया। काउंटर के साथ ही सीढ़ियां ऊपर को जा रही थीं। कौन हो तुम? अचानक काउंटर के करीब खड़े एक बॉडी बिल्डर टाइप नौजवान ने आगे बढ़कर कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर काउंटर के अंदर एक जोरदार धमाके से जा गिरा। तनवीर ने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे उस तरह उछाल दिया था जैसे वो कोई कागजी खिलौना हो। हाल में मौजूद अफराद बुरी तरह चौंक कर देखने लगे, लेकिन तनवीर दो सीढ़ियां बयाक वक्त चढ़ता हुआ ऊपर राहदारी में पहुंच गया। माइकल भी उसकी पैरवी कर रहा था, लेकिन उसके दोनों हाथ जेबों में रखे हुए रिवाल्वरों पर जमे हुए थे। राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था जो बंद था। माइकल, यहीं रुको और जो ऊपर आने की कोशिश करे गोली से उड़ा देना, तनवीर ने मुड़कर अपने पीछे आते हुए माइकल से कहा और माइकल ने सर हिलाते हुए जेबों से दोनों रिवाल्वर बाहर निकाले और सीढ़ियों के इख्तिताम पर इस तरह खड़ा हो गया जैसे हाल में अगर किसी ने भी जरा सी हरकत की तो उसे गोलियों से उड़ा देगा। तनवीर की इंतहाई बेखौफी ने उसके अंदर भी अजीब सी जुर्रत भर दी थी। वो ज़हनी तौर पर तनवीर से इंतहाई मरूब हो गया था। यही वजह थी कि वो छुपकर खड़ा होने की बजाय इस तरह खड़ा था जैसे नीचे हाल में इंसानों की बजाय मट्टी के पुतले बैठे हों। लेकिन उसके इस तरह खड़े होने का ये असर हुआ कि लोग इंतहाई खौफजदा होकर उठे और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते गए। वेटर और वो कसरती नौजवान भी कहीं छुप गया था। इधर तनवीर ने दरवाजे पर एक जोरदार लात जमाई और दरवाजा खुलते ही वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक मेज के पीछे एक लंबे कद और दरमियाने जिस्म का आदमी मेज पर झुका कुछ लिख रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर वो बुरी तरह चौंका और फिर उसके चेहरे पर तनवीर को इस तरह दलेराना अंदाज में आगे बढ़ते देखकर शदीद हैरत के आसार ऊपर आए। कौन हो तुम? नौजवान ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। तुम्हारा नाम स्टीफन है? तनवीर ने बुरी तरह बिगड़े हुए लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो? नौजवान के लहजे में अब तलखी थी। वो शायद हैरत के पहले झटके से संभल गया था। उसका हाथ तेजी से मेज की खुली दराज की तरफ रेंग गया था, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ उछलकर बैरूनी दरवाजे के साथ जा पड़ा। तनवीर ने उसे भी गर्दन से पकड़कर इस तरह उछाल दिया था जिस तरह उसने इस बॉडी बिल्डर नौजवान को उछाला था। और फिर इससे पहले कि वो उठता, तनवीर उछलकर आगे बढ़ा और उसने झुककर एक बार फिर उसे गर्दन से पकड़ा और खुले दरवाजे से बाहर राहदारी की दीवार से दे मारा। स्टीफन के हल्क से एक जोरदार चीख निकली और दीवार से टकराकर गिरने की वजह से वो बुरी तरह फड़कने लगा। तनवीर ने उछलकर उसकी कनपट्टी पर एक जोरदार लात जमाई और फड़कता हुआ स्टीफन यकलख्त साकित हो गया। उसी लम्हे गोलियों की तड़तड़ाहट माइकल की तरफ से सुनाई दी और तनवीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर तेजी से झुककर उसने बेहोश स्टीफन को कंधे पर लादा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। माइकल अब दीवार से लगा नीचे गोलियां बरसा रहा था और फिर नीचे से कई चीखें उभरी। मैंने मार दिया 2 आदमियों को, माइकल ने खुशी से चीखते हुए कहा। चलो माइकल, बाहर कार स्टार्ट करो, तनवीर ने होंठ पींचते हुए कहा और फिर एक हाथ से उसने जेब से रिवाल्वर निकालकर नीचे एक फायर किया और दूसरे लम्हे वो बिजली की सी तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे हाल में पहुंच गया। उसी लम्हे माइकल किसी छलावे की तरह दौड़ता हुआ मेन गेट से बाहर निकल गया। काउंटर के पास 2 आदमी पड़े बुरी तरह तड़प रहे थे।
उनके हाथों से रिवॉल्वर निकलकर एक तरफ गिरे हुए थे, बाकी सारा हाल खाली पड़ा हुआ था। तनवीर स्टीफन को उठाए तेजी से बाहर निकला तो माइकल कार स्टार्ट कर चुका था। तनवीर ने इंतहाई तेजी से बरामदा क्रॉस किया और फिर उसने पिछला दरवाजा खोलकर बेहोश स्टीफन को किसी बोरे की तरह अंदर धकेला और खुद भी उछलकर अंदर सिमट गया। उसी लम्हे माइकल ने कार इंतहाई तेज रफ्तारी से मोड़ी और बिजली की सी तेजी से कंपाउंड गेट से बाहर निकल गया। किसी वीरान जगह ले चलो जहां उससे इत्मीनान से पूछताछ की जा सके, तनवीर ने कहा और माइकल ने सर हिला दिया और फिर एक चौक से पहले उसने कार साइड रोड पर मोड़ दी और उसे एक पतली सी सड़क पर भगाता हुआ आगे बढ़ा ले गया। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी सी इमारत के करीब पहुंच गया। ये इमारत शायद 200 साल पुरानी थी। ये वीरान पड़ी हुई थी। उसका यहूदी बूढ़ा मालिक ना उसे बनाता है ना फरोख्त करता है। माइकल ने कार उस इमारत के टूटे हुए फाटक से अंदर ले जाते हुए कहा और अंदर इमारत के सामने जाकर उसने कार रोक दी। तनवीर उछलकर नीचे उतरा और फिर उसने स्टीफन को भी बाहर घसीट लिया। तुम मशीन गन ब्रीफकेस से निकाल लो और ख्याल रखो कोई मदाखलत ना हो, तनवीर ने बेहोश स्टीफन को उठाकर कांधे पर लादते हुए कहा और फिर वो दौड़ता हुआ इमारत के अंदर एक गर्द से अटे हुए कमरे में पहुंच गया। उसने वहां पहुंचते ही स्टीफन को एक धमाके से नीचे फर्श पर फेंक दिया। स्टीफन के हल्क से एक चीख निकली और उसने आंखें खोलकर उठने की कोशिश की। नीचे गिरने से सर पर लगने वाली चोट ने उसे होश की वादी में खींच लिया था। तो तुमने बलोचर को भेजा था मुझे कत्ल करने के लिए, तनवीर भयानक आवाज में गुड़ाते हुए कहा। तत तुम सकाट बलोटन हो? ओह, तो बलोचर ने काम नहीं किया। स्टीफन की आंखें फैलने लगी। उसी लम्हे तनवीर की लात घूमी और स्टीफन पसलियों पर भरपूर ज़रब खाकर उस बुरी तरह फड़कने लगा। उसके हल्क से चीखें निकल रही थीं। चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह मसख हो गया था और मुंह और नाक से खून की लकीरें बह निकली थीं। बोलो, किसने तुम्हें मेरे कत्ल के लिए कहा था? बोलो वरना, तनवीर ने एक और लात उसकी पसलियों पर जमाते हुए कहा। ली साक ने। स्टीफन के मुंह से चीखनुमा आवाज निकली और उसके साथ वो दोबारा बेहोश हो गया। लीसाक का नाम सुनकर तनवीर खुद भी हैरत से उछल पड़ा। शायद उसके ज़हन में भी न था कि लीसाक उसे इस मेकअप में जानता है, जबकि अभी वो लीसाक से सैकड़ों मील दूर था। तनवीर ने झुककर स्टीफन का मुंह और नाक दोनों हाथों से दबा दिए। लीसाक का नाम सुनकर अब उसने स्टीफन को फौरी तौर पर हलाक करने का इरादा मुलतवी कर दिया था। वो जानता था कि लीसाक को उसके मुतालिक कैसे इल्म हो गया। चंद लम्हों बाद स्टीफन की आंखें खुल गईं तो तनवीर ने हाथ उठा लिए और स्टीफन के हल्क से एक बार फिर चीखें सी निकलने लगीं। बोलो, लीसाक को मेरे मुतालिक कैसे इल्म हुआ? किसने उसे बताया है? तनवीर ने गुराते हुए कहा। मम मुझे नहीं मालूम, वो मेरा दोस्त रहा है। उसने मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल करके कहा कि मैं फौरी तौर पर पाम गुरु होटल को बमों से उड़ा दूं, लेकिन मैं इतना बड़ा इकदाम ना कर सकता था। मैंने इनकार कर दिया तो उसने कहा कि वहां मौजूद एक मुसाफिर स्काट बलोटन को फौरी तौर पर कत्ल कर दो तो वो मेरे अकाउंट में $50 लाख ट्रांसफर कर देगा। उसने बताया कि उस वक्त उस कमरे में पाल मेकर और एक और शख्स माइकल ग्रीन भी मौजूद है। चुनांचे मैंने अपने सबसे तेज रफ्तार कातिल बलोचर को बुलाया और उसे भेज दिया। मुझे उससे ज्यादा मालूम नहीं, स्टीफन ने रुक रुक कर और फड़क फड़क कर जवाब देते हुए कहा। बोलो, यहाँ कौन है जिसने उसे इतनी तफसीली खबरें दी होंगी? बोलो वरना मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। तनवीर का दिमाग स्टीफन की बात सुनकर पक से उड़ गया। लीसाक किस कदर तफसील से वाकिफ हो सकता है उसका तो वो तस्वर भी ना कर सकता था। मुझे नहीं मालूम, स्टीफन ने कहा, लेकिन दूसरे लम्हे तनवीर ने उसके जबड़े पर लात मारी और फिर तो जैसे तनवीर पर वहशत का दौरा सा पड़ गया। बताओ, बोलो किसने खबर दी है? तनवीर ने इंतहाई वहशत भरे लहजे में कहा। मम मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसा टॉम ने किया हो। मेरा अंदाजा है, स्टीफन ने तकलीफ की शिद्दत से चीखते हुए कहा। टॉम? कौन टॉम? तनवीर ने चीख कर पूछा। वो कार्लस का भाई है। कार्लस लीसाक के पास काम करता है। टॉम पालमेकर के होटल का असिस्टेंट मैनेजर है, स्टीफन ने रुक रुक कर कहा और उसके साथ ही वो बेहोश हो गया। तनवीर ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और दूसरे लम्हे एक धमाके के साथ ही गोली स्टीफन के दिल में घुस गई। तनवीर दौड़ता हुआ बाहर आया। टॉम को जानते हो माइकल? पाम गुरु का असिस्टेंट मैनेजर तनवीर ने गुराते हुए पूछा। टॉम? हाँ। वो यहूदी? हाँ, मैं जानता हूँ। यहाँ करीब ही उसकी रिहाइशगाह है, पक्का यहूदी है। माइकल ने सर हिलाते हुए कहा। चलो वहां, तनवीर ने दौड़कर कार में सवार होते हुए कहा और माइकल भी दौड़ता हुआ आया और स्टीयरिंग पर बैठ गया। दूसरे लम्हे कार तेजी से घूमी और वापस मेन रोड की तरफ बढ़ गई।
स्टीफन मर गया? माइकल ने पूछा। हाँ, तनवीर ने मुख्तसर से जवाब दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह सख्ती थी और माइकल ने होंठ खींच लिए। सड़क पर आते ही माइकल ने कार को तेजी से बाईं तरफ घुमाया और फिर उसे भगाता गया। बॉस, हमें फौरन हानोलो से निकल जाना चाहिए, वरना अगर पुलिस हमारे पीछे पड़ गई तो वो हमें पाताल में भी ना छोड़ेगी। माइकल ने कार दौड़ाते हुए डरते डरते कहा। बस टॉम से 2 बातें करने फिर चलते हैं, तनवीर ने खुश्क लहजे में कहा। और फिर कुछ और आगे जाने के बाद माइकल ने कार एक और साइड रोड पर मोड़ दी। उस तरफ रहायशी मकानात सड़क के दोनों अतराफ में मौजूद थे। ये मकानात कोठी नुमा थे, लेकिन कोठियों की तरह बड़े बड़े न थे। एक सुर्ख रंग के फाटक के पास जाकर माइकल ने कार रोक दी। कार क्यों रोक दी? तनवीर ने चौंक कर कहा। ये टॉम का मकान है, माइकल ने कहा। तो तनवीर सर हिलाता हुआ उछलकर बाहर निकला और फिर उसने बंद फाटक को खोलने के लिए दस्तक या काल बैल बजाने की बजाय जोरदार छलांग मारी और 4 फुट ऊंची बाढ़नुमा दीवार को फलांगता हुआ अंदर पहुंच गया। उसी लम्हे किसी तरफ से एक स्याह रंग का कुत्ता ऊंची आवाज में भौंकता हुआ उसकी तरफ लपका, लेकिन दूसरे लम्हे धमाका हुआ और कुत्ता वहीं उल्ट गया। तनवीर ने उसे गोली मार दी थी। क्या हुआ? कौन है? अचानक कटेनुमा इमारत के मेन गेट से एक पिस्ताकद आदमी ने बाहर निकलते हुए चीख कर कहा कि तनवीर ने दूसरा फायर कर दिया और वो पिस्ताकद आदमी चीख कर वहीं मेन गेट के सामने ही उलट गया। उसी लम्हे तनवीर दौड़ता हुआ उसके सर पर पहुंच गया। गोली उस पिस्ताकद आदमी की रान में लगी थी और वो बुरी तरह फड़क रहा था। तुम टॉम हो? तुमने ली साक को बताया था कि पामगुरु होटल में क्या हो रहा है? तनवीर ने पूरी कुव्वत से उसकी पसलियों पर लात जमाते हुए कहा। ओह ओह, तुम यहाँ पहुंच गए? टॉम ने चीखते हुए कहा। बोलो, तुमने क्या बताया था और कैसे? तनवीर ने एक और लात जमाते हुए कहा। हमने अपने भाई कार्लस को बताया था, लिसा को नहीं बताया था, टॉम ने कहा। उसी लम्हे दूर से पुलिस गाड़ियों के सायरनों की आवाजें सुनाई देने लगी। बस पुलिस आ गई। गेट से माइकल की चीख सुनाई दी तो तनवीर ने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का ट्रैगर दबा दिया और फड़कते हुए टॉम की खोपड़ी के इन टुकड़ों में तब्दील हो गई। तनवीर दौड़ता हुआ वापस गया और उसने एक बार फिर बाढ़ फलांगी और सड़क पर आ गया। सायरन उस तरफ से सुनाई दे रहे थे जिधर से वो आए थे और तनवीर की कार में बैठते ही माइकल ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। बॉस, अब हम फंस गए हैं, पुलिस अब हमें नहीं छोड़ेगी। ये लोग बहुत मुंज़िम तरीके से काम करते हैं, टॉम ने घबराए हुए लहजे में कहा। इधर कोई ऐसा अड्डा है जहां हेलीकॉप्टर वगैरह मौजूद हो? तनवीर ने पूछा। ओह यस बॉस, एक प्राइवेट सर्विस है, रॉक फील्ड हेलीकॉप्टर सर्विस, टॉम ने जवाब दिया। तो उधर कार ले चलो। तुम्हारी मशीन गन कहाँ है? तनवीर ने पूछा। पिछली सीट पर पड़ी है, टॉम ने जवाब दिया और तनवीर ने मुड़कर हाथ बढ़ाया और पिछली सीट पर पड़ी मशीन गन उठा ली। वो अब एक बड़ी सड़क पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो मोड़ मोड़कर जरा आगे बढ़े थे कि तनवीर जो खिड़की से सर बाहर निकाले पीछे देख रहा था, एक पुलिस कार को सायरन बजाते मोड़ से घूमकर अपनी तरफ आते देखा। उसने मशीन गन की नाल बाहर निकाली और दूसरे लम्हे जोरदार तड़तड़ाहट के साथ पीछे आने वाली पुलिस कार कलाबाजियां खाती हुई सड़क पर लड़कती चली गई। तनवीर ने उसका सामने वाला टायर फाड़ दिया था। उसी लम्हे साइड से एक पुलिस कार निकली, उसका सायरन बज उठा। ओ बॉस, अड्डा तो काफी दूर है, ये तो अभी हमें घेर लेंगे। हम वाकई बुरी तरह घबरा चुका था, लेकिन तनवीर होंठ दबाए खामोश बैठा रहा। गली से निकलने वाली कार आनन फानन उसकी साइड पर आ गई और दूसरे लम्हे तनवीर ने मशीन गन ऊपर की और ट्रैगर दबा दिया। गोलियां स्टीयरिंग पर बैठे हुए पुलिसमैन और उसके साथ बैठे हुए दूसरे ऑफिसर को चाट गईं और कार तेजी से दूसरी तरफ घूमी और फिर सड़क पर तिरछी दौड़ती हुई एक खौफनाक धमाके से दूसरी तरफ मौजूद दीवार से टकरा गई। टॉम बेतहाशा अंदाज में कार को दौड़ाए लिए जा रहा था। सड़क पर दौड़ने वाली आम कारें दूर से हटकर साइडों पर होती जा रही थीं। अड्डे के अंदर ले जाना, सीधे रनवे पर खड़े किसी हेलीकॉप्टर के पास रास्ते में ना रुकना, चाहे दीवार ही क्यों ना आ जाए, तनवीर ने माइकल से कहा और माइकल ने सर हिला दिया। अगले चौक के करीब पहुंचते ही उसने कार तेजी से दाएं तरफ को मोड़ दी। इस कदर तेज रफ्तारी से कार मोड़ने की वजह से कार एक साइड से उठी और फिर 2 पहियों पर दौड़ती हुई मोड़ काट कर एक बार फिर दम से सड़क पर सीधी हुई
और माइकल के चेहरे पर पसीना आबशार की तरह बहता नजर आने लगा। वेरी गुड माइकल, घबराओ मत। तनवीर उसकी हालत देखकर ही समझ गया कि यह खतरनाक अंदाज बस इत्तेफाकन ही माइकल के कंट्रोल में रह गया है, वरना माइकल शायद दांस्ता ऐसा कभी न कर सकता। इसलिए उसने फौरी तौर पर हौसला देना जरूरी समझा था। अभी तक और कोई पुलिस कार उनके पीछे ना आई थी। बब बॉस, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, अचानक माइकल ने डूबते हुए लहजे में कहा। कार रोक दो, रोक दो, तनवीर ने चीख कर कहा तो माइकल ने पूरे जिस्म की कुव्वत ब्रेक पैडल पर डाल दी और कार का टायर एक तवील चीख मारकर सड़क पर जम से गए। पीछे आने वाली कारें उनसे टकराते टकराते बाल बाल बची और वो साइड से हटकर आगे बढ़े। तुम इधर मेरी सीट पर आ जाओ, तनवीर ने दरवाजा खोलकर पैर छलांग लगाते हुए कहा और बाहर आकर उसने जंप लगाया। दूसरे लम्हे उसके कदम एक लम्हे के लिए कार की छत पर जमे और दूसरे लम्हे वो दूसरी की तरफ कूद गया। तीसरे लम्हे वो ड्राइविंग सीट पर पहुंच चुका था। तनवीर के जिस्म में वाकई बिजलियां भर गई थीं। जाहिर है घूमकर कार की दूसरी तरफ जाने में बहरहाल ज्यादा वक्त लग सकता था। और दूसरे लम्हे कार इस तरह उछलकर आगे बढ़ी जैसे तनवीर ने कार को हवाई जहाज समझकर उसे फिजा में बुलंद करने की कोशिश की हो। लेकिन कार की रफ्तार अचानक बेपनाह हो गई और तनवीर इस बेपनाह रफ्तार से कार दौड़ाता हुआ सामने जाने वाली कारों के दरमियान से कार इस तरह निकालता गया कि माइकल ने बेख्तियार आंखें बंद कर लीं। कहाँ है वो अड्डा? तनवीर ने उसे आंखें बंद करते देखकर चीख कर पूछा। बॉस, अगले चौक से दाएं तरफ सुर्ख रंग का फाटक एक साइड पर होगा। 7 बड़ी सुर्ख रंग की इमारत है, उस फाटक से हम सीधे रनवे तक पहुंच सकते हैं। माइकल ने जल्दी से आंखें खोलते हुए कहा और तनवीर ने सर हिला दिया। चौक अब करीब आता जा रहा था। उसी लम्हे सड़क के किनारे से एक पुलिसमैन मोटरसाइकिल का सारन बजाता हुआ तेजी से तनवीर की कार की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तनवीर ने उसकी परवाह तक ना की। चौक तक पहुंचते पहुंचते इंतहाई ताकतवर इंजन वाला मोटरसाइकिल कार की साइड में आ गया। उसी लम्हे तनवीर ने कार को दाईं तरफ मोड़ दिया और मोटरसाइकिल सवार कार की इंतहाई तेज रफ्तारी से घूमने की वजह से उससे टकराकर दूर एक धमाके से जा गिरा। उसका सायरन अभी तक बज रहा था। मोड़ से घूमते ही तनवीर को सुर्ख रंग का बड़ा सा फाटक नजर आ गया जिसमें से एक वैन अंदर जा रही थी। तनवीर ने कार का रुख मोड़ा और इंतहाई तेज रफ्तार से दौड़ती हुई कार फाटक से गुजरकर खौफनाक धमाके से वैन के अगली हिस्से से टकराई और वैन एक जोरदार झटके से जरा तिरछी हुई कि तनवीर उसकी साइड से कार निकालता गया। उसकी कार की साइड वैन से रगड़ खाती हुई आगे बढ़ी और वैन उल्ट गई। तनवीर उसी तरह कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। दूसरे लम्हे वो रनवे की तरफ बनी हुई सड़क पर दौड़ रहा था। माइकल को पीछे चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन तनवीर शायद हर एहसास से बेबहरा हो चुका था। और फिर रनवे के आखिरी हिस्से पर एक प्लेटफार्म पर एक काफी बड़ा सा हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आया। उसके गिर्द 4 आदमी खड़े शायद हैरत से कार को अपनी तरफ आते देख रहे थे। होशियार, हमने हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना है, तनवीर ने हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते हुए कहा और माइकल तनकर सीधा हो गया। तनवीर ने कार हेलीकॉप्टर के करीब जाकर रोकी और दूसरे लम्हे वो उछलकर बाहर निकल आया और फिर फिजा, रिवाल्वर की फायरिंग और उन चारों अफराद की चीखों से गूंज उठी। डिग्गी से ब्रीफ केस निकालो, तनवीर ने चीखकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हुए कहा और उसने हेलीकॉप्टर का इंजन चला दिया। उसके लबों पर पेट्रोल बताने वाली सुई देखकर मुस्कुराहट की एक लकीर सी खींच गई। हेलीकॉप्टर का फ्यूल टैंक मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। चंद लम्हों बाद माइकल ब्रीफ केस और मशीन गन उठाए उछलकर अंदर दाखिल हुआ तो तनवीर ने हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद कर दिया। नीचे देखो, अगर कोई हेलीकॉप्टर पर फायर खोले तो उसे भून डालो, तनवीर ने चीख कर कहा और माइकल मशीन गन समेत आधे से ज्यादा बैग को लटक गया। वो सब पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, माइकल ने चीख कर कहा। और तनवीर जब हेलीकॉप्टर को काफी बुलंदी पर ले गया तो उसने कदरे इत्मीनान का सांस लिया और इंतहाई तेजी से उसे आगे बढ़ा दिया। बॉस, एयरफोर्स ने अगर घेर दिया तो, माइकल ने अचानक कहा। तो एयरफोर्स का तैयारा अगवा कर लेंगे, तनवीर ने बड़े मुतमईन से लहजे में जवाब दिया और माइकल हैरत से तनवीर को देखने लगा। शायद पूरी जिंदगी में इस कदर दलेर और बेखौफ आदमी माइकल ने ना देखा था। पनामा जाने वाली सड़क किस तरफ है मुझे बताओ और सुनो, हम ज्यादा दूर हेलीकॉप्टर नहीं ले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जल्द अज जल्द हम हेलीकॉप्टर किसी ऐसी सड़क के करीब उतार दें जहां से हम कोई और कार हासिल कर लें, ऐसी कार जिस पर पुलिस शक न कर सके, तनवीर ने कहा।
ओह यस मास्टर, मैं आपको बताता जाता हूँ, आप मुड़ते जाएं, माइकल ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने तनवीर की रहनुमाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो पहाड़ियों के दरमियान पहुंच गए जहां एक पतली सी सड़क बल खाती हुई गुजर रही थी। बॉस, कहीं सड़क की साइड पर इसे उतार दो, यहाँ से हम आसानी से कोई कार हासिल कर सकते हैं। हम हानोलो की सरहद से बाहर आ चुके हैं, माइकल ने कहा और तनवीर ने सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर की बुलंदी तेजी से कम करनी शुरू कर दी और फिर वो उसे एक दो छोटी छोटी पहाड़ियों के दरमियान एक खुली जगह पर ले आया। कम बुलंदी पर आने के बाद उसने एक साइड पर बना हुआ एक खूबसूरत कॉटेज देखा जिसके सामने एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत अक्रेमी लड़की खड़ी थी और वहां नीले रंग की एक लंबी सी कार भी खड़ी थी। तनवीर ने फौरन ही दूसरा फैसला किया और हेलीकॉप्टर को उस कॉटेज के करीब जाकर जमीन पर उतार दिया। ओह ओह बॉस, ये तो यार्की है। हाँ ये वही है, माइकल उस लड़की को देखकर चीख पड़ा। यार्की? क्या मतलब? तनवीर ने हैरत से माइकल की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा, ओ बॉस, ये पनामा के सबसे बड़े बहरी स्मगलर ड्यूक की बेटी है, यार्की ड्यूक। ये यहाँ क्यों खड़ी है? ये तो खुद बहुत बड़ी स्मगलर है। इसकी जीदारी के किस्से तो सारे स्मगलरों में मशहूर हैं, माइकल ने कहा और तनवीर सर हिलाता हुआ नीचे कूद गया। लड़की ने एक कदम भी आगे न बढ़ाया था बल्कि वो उसी तरह इत्मीनान से खड़ी थी, अलबत्ता उसके चेहरे पर हल्की सी हैरत के तसरात नुमाया थे। तनवीर नीचे उतरकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा कि अचानक एक साइड से एक मशीन गन बरदार उछलकर सामने आ गया। खबरदार, रुक जाओ वरना, मशीन गन बरदार ने चीख कर कहा। उसकी मशीन गन का रुख तनवीर और उसके पीछे आने वाले माइकल की तरफ था। माइकल ने मशीन गन कांधे से लटकाई हुई थी और उसने हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। ओह, ये तो माइकल ग्रीन लगता है। लड़की की नजरें शायद अब माइकल पर पड़ी थीं। यार्की, मैं माइकल ग्रीन हूँ, ये मेरा बॉस है स्कॉट ब्लोटन, माइकल ने कहा और लड़की ने मशीन गन बरदार को हाथ के इशारे से एक तरफ होने को कहा। तुम अभी जिंदा हो? मैंने तो सुना था कि तुम्हें किसी जहरीले सांप ने काट लिया था और तुम मर गए थे। लड़की ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, नहीं, मैं बच गया था लेकिन मुझे तवील अरसे तक इलाज कराना पड़ा था। यार्की, इस हेलीकॉप्टर को कहीं और भिजवा दो वरना पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। मैं तुम्हें पूरी तफसील बता देता हूँ मास्टर, घबराओ नहीं, यार्की हमारी दोस्त साबित होगी। माइकल यार्की से बात करते करते यकलक तनवीर से मुखातिब हो गया क्योंकि उसने तनवीर के चेहरे पर खिंचाव के आसार नमूदार होते देख लिए थे। ओह पुलिस, राजर, इस हेलीकॉप्टर को दूर कहीं छोड़ आओ। फिक्र ना करो, माइकल का साथी हमारे लिए दुश्मन साबित नहीं हो सकता और अगर हो भी सही तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यार्की ने चीखकर मशीन गन बरदार से कहा और मशीन गन बरदार सर हिलाता हुआ तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया और जब तक हेलीकॉप्टर दोबारा फिजा में बुलंद न हो गया उस वक्त तक वो तीनों अपनी अपनी जगह खामोश खड़े रहे। फिक्र ना करो, अब यहाँ पुलिस नहीं आ सकती, आओ मेरे साथ, अंदर चलकर बैठते हैं, तुमसे मुलाकात बड़े अरसे बाद हो रही है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और कैबिन की तरफ मुड़ गई। तनवीर को इसका इत्मीनान और बेखौफी खासी पसंद आई। उसके जहन में फौरन एक प्लानिंग उभर आई। वो अगर इस यार्की को साथ ले ले तो ना सिर्फ आसानी से पनामा पहुंच सकते थे बल्कि वहां से उन्हें लॉन्च हासिल करने और आगे बढ़ने के भी खुले मौके हासिल हो सकते थे। इसलिए उसने कंधे उचकाए और यार्की के पीछे केबिन की तरफ बढ़ गया। यार्की, तुम यहाँ कैसे मौजूद हो? ये कॉटेज, माइकल ने आगे बढ़कर कहा, ये कॉटेज मेरी मलकियत है, मैं यहाँ आराम करने की गर्ज से आती हूँ, यार्की ने जवाब दिया। चंद लम्हों बाद वो कॉटेज के एक खुले कमरे में पहुंच गए। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए निकालती हूँ, यार्की ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाती एक साइड दरवाजे से बाहर निकल गई। ये लड़की यहूदी तो नहीं? तनवीर ने माइकल से पूछा। ओह नो बास, फिक्र ना करो, इससे खुलकर बात करो, अगर ये हमारी इमदाद पर रजामंद हो जाए तो समझ लो हमने आधी कामयाबी हासिल कर ली, माइकल ने तेज तेज लहजे में कहा और तनवीर ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद यार्की हाथ में बोतल और गिलास पकड़े अंदर आई और उसने गिलासों में शराब उंडेल दी। सॉरी, मैं इस वक्त शराब नहीं पीता, ये मेरा लेमन जूस पीने का वक्त है, अगर मिल जाए तो, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, मैं लेमन जूस ले आती हूँ, यार्की ने चंद लम्हों बाद कहा और उठकर एक बार फिर कमरे से निकल गई।
क्या आप वाकई शराब नहीं पीते बॉस? या माइकल ने हैरत भरे लहजे में कहा। बगैर मूड के नहीं पीता, तनवीर ने मुख्तसर से जवाब दिया। यार्की लेमन जूस का एक सरबम और डब्बा लाकर तनवीर के सामने रख दिया। उसी लम्हे दूर कहीं टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी तो यार्की चौंक पड़ी। सॉरी, मैं आ रही हूँ, उसने कहा और उठकर दोबारा चली गई। तनवीर ने होंठ खींच लिए। माइकल, तुमने खामखा मेरा वक्त जाया कराया है। चलो उठो, हमें कार चाहिए और कार बाहर मौजूद है, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ओ बॉस प्लीज, आप नहीं जानते, इस कार को लेकर हम 10 किलोमीटर भी ना जा सकेंगे। इनकी तंजीम तो पुलिस से भी ज्यादा तेज है। प्लीज बॉस, फॉर गॉड सेक, सिर्फ चंद मिनट और बैठ जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इसमें आखिरकार हमारा ही फायदा होगा और जितना वक्त यहाँ जाया हो रहा है उससे ज्यादा वक्त हम बचा लेंगे, माइकल ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो तनवीर होंठ चबाता हुआ दोबारा बैठ गया। वो माइकल को उस वक्त नाराज ना करना चाहता था क्योंकि उसने आगे माइकल से काम लेना था और अब तक उसका तजर्बा रहा था कि माइकल वाकई बेलौस काम करने वाला आदमी है। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। हाँ तो पूरा तारुफ हो जाए। माइकल मुझे अच्छी तरह जानता है, मेरा नाम यार्की ड्यूक है और मेरे डैडी ड्यूक एक बहुत बड़ी तंजीम के सरबराह हैं, यार्की ने वापस आकर कहा और शराब से भरा हुआ गिलास उठाकर चुस्कियां लेने लगी। मेरा नाम स्कॉट ब्लोटन है और मैं और माइकल एक खसूसी मिशन पर पनामा जा रहे थे कि पुलिस हमारे पीछे लग गई, तनवीर ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। वो यार्की की जवानी और खूबसूरती से जरा बराबर भी मुतासिर नजर ना आ रहा था। हालांकि माइकल का अंदाज ऐसा था जैसे मजनू को सदियों बाद अचानक अपने सामने लैला नजर आ गई हो। स्कॉट ब्लोटन, मुझे मेरे आदमी ने अभी वायरलेस फोन पर तमाम तफसीलात बता दी हैं। उसने हेलीकॉप्टर छोड़ने के बाद आपके मुतालिक तहकीकात की थी। उसकी तहकीकात के मुताबिक आप बिग कोस्ट के चीफ बनकर पाम गुरु होटल पहुंचे। वहां आपने 7 अफराद को पलक झपकने में ख़त्म कर दिया जिससे पालमेकर आपसे मरूब हो गया। उसके बाद आपका तारुफ माइकल से हुआ और फिर स्टीफन ग्रुप का मशहूर कातिल बलोचर आपको कत्ल करने के लिए पहुंचा तो बलोचर खुद कत्ल हो गया। आप माइकल के साथ ब्रॉडवे क्लब में पहुंचे और आपने इंतहाई बेजिगरी का मुजाहरा करते हुए वहां से स्टीफन को बेहोश करके अगवा किया और फिर आप उसे एक वीरान इमारत में ले गए जहां आपने स्टीफन पर तशद्दुद करने के बाद उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद आप पाम गुरु होटल के असिस्टेंट मैनेजर टॉम के मकान पर पहुंचे और वहां आपने उसके कुत्ते को गोली मारने के बाद टॉम को भी कत्ल कर दिया। पुलिस वहां से आपके पीछे लगी क्योंकि टॉम के एक हमसाये ने पुलिस को फोन कर दिया था। आपने पुलिस की 2 कारें तबाह की, एक मोटरसाइकिल को उड़ा दिया और फिर आप राख की हेलीकॉप्टर सर्विस पर पहुंचे, एक वैन को उल्टाया, 4 अफराद को कत्ल किया और हेलीकॉप्टर ले उड़े और आप इस हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचे और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आपका मकसद कोई कार हासिल करना था और अगर माइकल मुझे ना जानता होता तो यकीनन आप मेरी कार उड़ाने के लिए कार्रवाई करते। क्या मेरे आदमी की रिपोर्ट और मेरा तजज़िया दुरुस्त है? यार्की ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर की आंखों में शदीद हैरत के आसार नमूदार हो गए। ये सारी रिपोर्ट आपके आदमी ने इतनी जल्दी कैसे हासिल की? तनवीर ने हैरान होते हुए कहा और माइकल बेख्तियार हंस पड़ा। मेरे आदमी ने जब हेलीकॉप्टर छोड़ा तो फौरी तौर पर उसे ये तजस्सुस हुआ कि आप लोग कौन हैं और किस तरह आपने हेलीकॉप्टर उड़ाया है क्योंकि इस इलाके में इस किस्म की वारदात पहले कभी नहीं हुई। ये एक क्रीमिया की सबसे पसमानदा रियासत है, इसलिए यहाँ बड़े बड़े जराइम भी नहीं होते। फिर यहाँ का पुलिस चीफ भी बेहद मुस्तैद है और इसलिए मेरे आदमी ने सिर्फ पुलिस हेडक्वार्टर में अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे ये तमाम रिपोर्ट मिल गई। पुलिस के तमाम शोबे फौरी तौर पर हरकत में आ गए थे, इसलिए चंद मिनटों में उन्होंने आपके मुतालिक तमाम रिपोर्टें हेडक्वार्टर को भिजवा दी थी, यार्की ने जवाब दिया और तनवीर ने सर हिला दिया। आपके आदमी की रिपोर्ट और आपका तजज़िया दोनों दुरुस्त हैं और अगर माइकल आपको ना जानता होता तो अब तक हम आपकी कार में सफ़र भी कर रहे होते, तनवीर ने जवाब दिया और यार्की बेख्तियार हंस पड़ी। आपका एतमाद और दलेरी वाकई मेरे लिए हैरत अंगेज है। बहरहाल क्या आप मुझे बताएंगे कि आप दरअसल हैं कौन? यार्की ने मुस्कुराते हुए कहा। बताया तो है, और क्या बताऊं? तनवीर ने सर झटकते हुए कहा। एक बार फिर मैं अपना तजज़िया बताऊं, यार्की ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर और माइकल दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। आपका नाम स्कॉट ब्लोटन फर्जी नाम है। आपका ताल्लुक बिग कोस्ट से नहीं है, बल्कि आप क्रीमिया के शहरी भी नहीं हैं, बल्कि जहां तक मेरा आइडिया है आप एशियाई आदमी हैं और मेकअप में हैं। बताइए क्या मेरा तजज़िया गलत है? यार्की ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर हैरत से उस लड़की को देखने लगा। कमाल है,
अगर एक बार आपका तजज़िया दुरुस्त हो गया तो अब आपने खामखा शर्लॉक होम्स बनने की कोशिश शुरू कर दी है। और मिस यार्की ड्यूक आपकी मेज़बानी के लिए है, आपका बेहद मशकूर हूँ, लेकिन बहरहाल मेरे पास बातें करने का भी वक्त नहीं है। हमने फौरी तौर पर पानाम पहुंचना है, इसलिए आप इजाज़त दीजिए। आप क्योंकि माइकल की दोस्त हैं, इसलिए अब आपकी कार उड़ाने का तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, लेकिन यकीन है कि सड़क पर से हम आसानी से कोई कार हासिल कर सकते हैं। तनवीर ने एक झटके से उठते हुए कहा। बैठ जाओ स्कॉट ब्लोटन। बेतकल्लुफ़ी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत बेतकल्लुफ़ किस्म की लड़की हूँ, इसलिए तकल्लुफ़ वाला लहजा अल्फाज मुझे उलझन में मुब्तला कर देते हैं। तुमने जिस दिलेराना अंदाज में काम किया है वो मुझे ज़ाती तौर पर बेहद पसंद आया है, इसलिए आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हें खुद पानामा पहुंचा दूंगी। बाकी रही सड़क से कार उड़ाने वाली बात, तो तुम यहाँ की पुलिस नहीं जानते। अब तक पूरे क्रेमिया में तुम्हारा हुलिया कद्दोकामत इस किस्म की दूसरी मालूमात पुलिस तक पहुँच चुकी होंगी। तुमने दोस्ताना अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए तुम्हारी उंगलियों के निशानात भी मुश्तहर कर दिए हैं। इसलिए अगर तुमने वाकई कार उड़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम बहुत जल्द घेर लिए जाओगे। और क्योंकि बहुत से पुलिस वालों को हलाक कर दिया है, इसलिए अब पुलिस इंतहाई खतरनाक मुजरिम करार दे चुकी है। चुनांचे वो तुम्हें पहचानते ही तुम पर फैर खोल देंगे, यार्की ने तेज लहजे में कहा। मौत जिंदगी खुदा के हाथ में है मिस यार्की ड्यूक, और अगर मुझसे टकराई तो उसे अपनी लाशें गिननी भी मुश्किल हो जाएंगी। बहरहाल इजाज़त, तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। ठहरो, मेरे पास इंतहाई जदीद मेकअप बॉक्स है, तुम दोनों मेकअप कर लो, और यहाँ मेरे साथियों के लिबास भी मौजूद हैं, इसलिए तुम इत्मीनान से लिबास भी बदल सकते हो। फिर मैं तुम्हें खुद पानामा पहुँचा देती हूँ। माइकल वाकई मेरा दोस्त है और तुम माइकल के बॉस, इसलिए अब तुम्हारी मदद मुझ पर फ़र्ज हो चुकी है, यार्की ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह शुक्रिया मिस यार्की, तनवीर ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, और यार्की उन्हें एक और कमरे में ले गई। फिर उसने एक अलमारी से जदीद किस्म का मेकअप बॉक्स निकालकर उन्हें दिया और दो बड़ी सी वार्डरोब अलमारियां भी खोल दी, जिसमें वाकई हर साइज के लिबास मौजूद थे। मैं कार तैयार करती हूँ, आप तैयार होकर आ जाएं, यार्की ने कहा और तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। तनवीर ने बजाय लंबा चौड़ा मेकअप करने के मास्क मेकअप पसंद किया, क्योंकि इस मेकअप में उसे महारत भी थी और काम भी जल्दी हो जाता था। चुनांचे थोड़ी देर बाद जब वो दोनों मेकअप करके वो और लिबास बदल के वापसी के लिए तैयार हुए तो वो दोनों वाकई हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हो चुके थे। ओह वेरी गुड, तुम्हारे कमालात तो वाकई मुझे हैरत ज़दा करते जा रहे हैं। आओ, यार्की ने उन्हें देखते हुए तारीफ भरे लहजे में कहा और फिर कार के स्टीयरिंग पर बैठ गई। माइकल ब्रीफ केस लेकर पिछली सीट पर बैठ गया। मशीन गन उसने पिछली सीट के नीचे खिसका दी। तनवीर यार्की के साथ आगे वाली सीट पर सवार हो गया और यार्की ने कार आगे बढ़ा दी। चंद लम्हों बाद उनकी कार सड़क पर दौड़ रही थी। माइकल मशीन गन, मुझे दो हो सकता है रास्ते में अचानक ज़रूरत पड़ जाए, तनवीर ने मुड़कर माइकल से मुखातिब होकर कहा, और माइकल ने सीट के नीचे से मशीन गन निकाल कर तनवीर को दे दी, जिसे उसने कोट के अंदर बगल में इस तरह एडजस्ट कर दिया कि फौरी तौर पर वो उसे निकाल सके। मेरे साथ होते हुए तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सुनो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा नाम जेरी है और माइकल का नाम टॉम, यार्की ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर ने सर हिला दिया। कार खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी जा रही थी कि तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद जब कार एक मोड़ से घूमी तो यार्की को यकलख्त ब्रेकें लगानी पड़ी, क्योंकि सामने पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखी थी और वो जाने वाली तमाम कारों को बाकायदगी से चेक कर रहे थे। पुलिस के 4 मुसल्लह सिपाही और 2 ऑफिसर वहां मौजूद थे। फिक्र ना करो, ये सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, यार्की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी कार के सामने 4 कारें थीं। तकरीबन 10 मिनट बाद आगे वाली कारें क्लियर होकर आगे बढ़ गईं तो पुलिस के 2 अफसरान उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। पीटर, क्या बात है, आज ये कैसी चेकिंग हो रही है, यार्की ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा। ओह मिस यार्की ड्यूक, आप, पुलिस ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये मेरे दोस्त हैं जेरी और टॉम, हम पनामा जा रहे हैं, यार्की ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी मिस यार्की, ऑर्डर्स बेहद सख्त हैं, आपके दोस्तों की चेकिंग होगी, पुलिस ऑफिसर ने कहा और उसने तनवीर और माइकल को बाहर आने का इशारा किया। पीटर, क्या तुम मेरी तौहीन करना चाहते हो, यार्की ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैं मजबूर हूं, आपके दोस्तों का कदोकामत मुजरमों से मिलता है,
इसलिए उनकी उंगलियों के निशानात भी चेक होंगे। आप प्लीज हमारे साथ तावन करें। आ जाइए मिस्टर बाहिर, हम सिर्फ चंद मिनट लेंगे, पुलिस ऑफिसर ने कहा। मिस यार्की, आप जरा एक्शन के लिए तैयार रहें, तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अपनी नीचे उतरने की तकलीफ की वजह से बड़बड़ा रहा हो। और यार्की ने सर हिला दिया। जल्दी आओ नीचे, देर मत करो वरना, पुलिस ऑफिसर ने इस बार इंतहाई करख्त लहजे में कहा। और तनवीर ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। माइकल ने कार का दरवाजा खोला ही था कि मैं चेक होकर वापस आऊंगा तो तुम चले जाना, तनवीर ने माइकल से मुखातिब होकर कहा। नहीं, तुम दोनों ही आओ, पुलिस ऑफिसर ने कहा। तुम फिक्र न करो ऑफिसर, तुम अपनी पूरी तसल्ली कर लेना, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अभी तक कार के खुले दरवाजे में खड़ा था। दो मुसल्लह सिपाही और एक ऑफिसर कार की दूसरी तरफ थे, जबकि दो सिपाही और एक ऑफिसर इस तरफ थे जिस तरफ तनवीर कार से बाहर निकलकर खड़ा था कि अचानक तनवीर ने बगल से मशीन गन निकाली और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही उसके पीछे खड़े होने वाले 4 मशीन गन बरदार और एक ऑफिसर ढेर हो गए। और पलक झपकने में तनवीर ने दूसरी तरफ मौजूद पुलिस ऑफिसरान का भी सफाया कर दिया। उछलकर कार में दोबारा बैठ गया। यार्की ने बिजली की सी तेजी से कार आगे बढ़ाई और लकड़ी की रुकावट को तोड़ती हुई आगे बढ़ती गई। उसके होंठ पिंच गए थे। अब हम कार के जरिए आगे नहीं बढ़ सकते, यार्की ने कहा। तो और कौन सा जरिया हो सकता है, तनवीर ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। और भी कोई जरिया नहीं है, यार्की ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो सख्त उलझन में मुब्तला नजर आ रही थी। तो फिर एक जरिया हो सकता है, कार वापस मोड़ो, तनवीर ने कहा। क्या मतलब? क्या तुम पागल हो गए हो? यार्की ने बुरी तरह चौंक कर कहा। अभी पागल नहीं हुआ, जल्दी करो, कार वापस मोड़ो, तनवीर ने सख्त लहजे में कहा। और यार्की ने होंठ खींचते हुए कार को साइड पर उतार दिया और फिर उसे घुमाते हुए उसी रफ्तार से वापस जाने लगी। बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? माइकल ने इंतहाई परेशान होते हुए कहा। डोंट वरी, तनवीर ने मुतमईन लहजे में कहा। और फिर चंद लम्हों बाद वो उस जगह के करीब पहुंच गए जहां उसने पुलिस के सिपाहियों का तकरीबन कत्ले-आम किया था। तनवीर ने मशीन गन की नाल खिड़की से बाहर निकाली और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। कुक, क्या कर रहे हो? क्या वाकई तुम पागल हो गए हो? यार्की चीख पड़ी, लेकिन उसने दूर से लोगों की चीखों पुकार सुनी। और फिर उसने कई कारों को तेजी से वापस जाते हुए देखा। और जब चंद लम्हों बाद वो वहां पहुंचे जहां पुलिस कारें भी मौजूद थीं और ऑफिसर और सिपाही भी मरे पड़े थे, तो तनवीर ने कार को रोकने का इशारा किया। और फिर दौड़ता हुआ वो एक पुलिस कार की तरफ बढ़ गया। उसने एक ऑफिसर जिसकी खोपड़ी उड़ गई थी को उठाया और जल्दी से उसे पुलिस कार के अंदर डाल दिया। माइकल, किसी ऐसे सिपाही को ले आओ जिसकी वर्दी पर खून का दाग हो, जल्दी करो, तनवीर ने पुलिस ऑफिसर को उठाते हुए चीखकर कहा। और माइकल ने जल्दी से एक मुर्दा सिपाही को उठाया और कार की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से फेंक कर चढ़ बैठो, जल्दी करो, तनवीर ने कहा। और दोबारा भागता हुआ यार्की की कार तरफ गया, जो अभी तक स्टीयरिंग पर बैठी हैरत से ये अजीबोगरीब तमाशा देख रही थी। शुक्रिया मिस यार्की, अब आप जा सकती हैं, वरना हमारे साथ आप भी फंस जाती, तनवीर ने कार की पिछली सीट से बैग उठाए हुए कहा। और एक बार फिर पुलिस कार की तरफ भाग पड़ा। उसने ब्रीफकेस अगली साइड सीट के नीचे फेंका और घूमकर जल्दी से दूसरा तरफ स्टीयरिंग पर बैठ गया। अग्निशन में चाबी मौजूद थी, शायद फौरी ताक़ुब के लिए तैयार रहने के लिए ऐसा किया गया था। तनवीर ने इंजन स्टार्ट किया और दूसरे लम्हे पुलिस कार बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ी और उस तरफ को बढ़ती गई जिधर से वो जाते हुए वापस आए थे। इनकी वर्दियां भी उतारो और उनकी जेबों से शनाख्ती कार्ड वगैरह भी निकाल लो, जल्दी करो, तनवीर ने कार दौड़ाते हुए कहा। उसने बैक मिरर में अपने पीछे यार्की की कार को आते देखा तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो, मुझे तो बताओ, यार्की ने कार को उसके बराबर लाते हुए चीख कर कहा। मिस यार्की, बेहतर यही है कि तुम वापस चली जाओ, तनवीर ने ऊंची आवाज में जवाब देते हुए कहा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, तुम मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो, यार्की ने चीखते हुए पूछा।
कुछ नहीं, मैं इन पुलिस वालों की वर्दियां पहन लूंगा, उनके कागजात हमारे पास होंगे, और मैंने तुम्हारे मेकअप बॉक्स से काफी सारे मास्क ले लिए थे, इसलिए उन जैसा मेकअप भी हो जाएगा, और फिर हम मुजरमों का ताक़ुब करते हुए पनामा पहुंच जाएंगे। तनवीर ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। ओह वेरी गुड, अच्छा मंसूबा है, यार्की ने हसरत भरे लहजे में कहा। बॉस, मैंने यूनिफॉर्म उतार ली है, उसी लम्हे अगली सीट से माइकल ने जवाब दिया। ओके, तनवीर ने कहा, और फिर उसने कार को सड़क से साइड पर उतारा और तेजी से दरख्तों के एक झुंड की तरफ ले गया। झुंड के अंदर पहुंचकर उसने कार रोक दी। दूसरी लम्हे यार्की की कार भी अंदर आ गई। तनवीर ने पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म अपने कपड़ों के ऊपर ही पहन ली, सिर्फ कोट उसने उतार दिया था, और फिर माइकल ने भी उसकी पैरवी की। तुम जरा बाहर का ख्याल रखना यार्की, तनवीर ने यार्की से कहा, जो अब कार से बाहर निकलकर हैरत भरे अंदाज में उन्हें लिबास तब्दील करते देख रही थी, और यार्की सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। तनवीर ने अपने कोट की जेब से मास्क निकाले, पहले वाला मास्क उतार दिया और दूसरा मास्क मुंतखब करके उसने चंद ही लम्हों में चेहरे को तकरीबन उस पुलिस ऑफिसर जैसा बना लिया। माइकल भी अपना कोट उतारकर यूनिफॉर्म पहन चुका था। तनवीर ने उसके चेहरे पर मौजूद मास्क भी थपथपाकर एडजस्ट किया। अब इन दोनों लाशों को नीचे उतारकर यहीं फेंक दो, जल्दी करो, तनवीर ने कहा और भागकर दोबारा स्टीयरिंग पर बैठ गया। माइकल ने उसके हुक्म की तामील की और फिर तनवीर के इशारे पर वो साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। अब तुम मेरे और अपने कागजात चेक करो ताकि तफसीलात से इल्म हो सके। किसी भी वक्त हेडक्वार्टर से कॉल आ सकती है, तनवीर ने माइकल से कहा, और माइकल ने सर हिलाते हुए कागजात चेक करने शुरू कर दिए। तनवीर ने कार झुंड से बाहर निकाली, सड़क की दूसरी तरफ बढ़ने लगा। यार्की एक दरख्त की ओट में खड़ी देखती रही। उसने पुलिस कार बाहर निकलते देखी तो दौड़कर अंदर गई, और जब तनवीर की कार सड़क पर पहुंचकर आगे बढ़ गई तो यार्की की कार झुंड से बरामद हुई। माइकल ने इस दौरान तमाम शनाख्त और नंबर तनवीर को बता दिए थे। तनवीर अब इत्मीनान से पुलिस कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक ट्रांसमीटर से टूं टूं की आवाज सुनाई दी, और तनवीर ने माइकल की तरफ देखते हुए ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, नंबर 11, तुम कहाँ हो? हेडक्वार्टर कॉलिंग ओवर, एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैं 0 रोड पर जा रहा हूँ, मैं मुजरमों की कार का ताक़ुब कर रहा हूँ। उन्होंने 3 सिपाही और एक ऑफिसर को कत्ल कर दिया है, वो बेहद चालाक और खतरनाक मुजरिम है, ओवर, तनवीर ने पीटर के लहजे में बात करते हुए कहा। अपनी शनाख्त कराओ, ओवर। दूसरी तरफ से हैरत भरी आवाज सुनाई दी। नाम पीटर, नंबर 3631, शोबा WS, स्पेशल कोड नंबर 1111, ओवर, तनवीर ने बड़े इत्मीनान से माइकल की बताई हुई तफसीलात दोहरा दी। तुम्हारे साथ कौन है, ओवर, दूसरी तरफ से पूछा गया। मेरे साथ जिम रॉबर्ट है, ओवर, तनवीर ने जवाब दिया। हेलो पीटर, मैं पुलिस चीफ बोल रहा हूँ। हमें रिपोर्ट मिली है कि मुजरमों ने दोनों ऑफिसर्स और सिपाहियों को हलाक कर दिया है। तुम दोनों कैसे बच गए, ओवर, एक और भारी आवाज सुनाई दी। मैं और जिम रॉबर्ट जख्मी जरूर हुए हैं, लेकिन इतने नहीं, और अब ताक़ुब में मसरूफ हैं। लेकिन मुजरमों की कार बेपनाह रफ्तार से आगे निकल गई है। बहरहाल हम उन्हें पकड़ लेंगे, ओवर, तनवीर ने जवाब दिया। मुजरमों की कार, उनकी तफसील बताओ, ओवर, पुलिस चीफ ने पूछा। उनकी कार प्लेमाउथ है, निस्वारी रंग की, जिसे एक सुर्ख बालों वाली दुबली पतली और लंबे कद की औरत चला रही है। कार पर नंबर प्लेट हानोलो स्टेट की है, नंबर 36101 है। दोनों आदमी, जिनमें से एक भारी जिस्म का और एक कदरे दुबला पतला, उसमें सवार हैं। तनवीर ने अपनी तरफ से बताना शुरू कर दिया, और फिर उसने फर्जी हुलिये बता दिए। ओके, तुम कोशिश जारी रखो और सुनो, जैसे ही नजर आए उनके करीब मत जाओ, बल्कि फौरन रिपोर्ट दो। मैं पनामा स्टेट को भी अलर्ट कर देता हूँ, ओवर, पुलिस चीफ ने कहा, और उसके साथ ही ट्रांसमीटर से दोबारा टूं टूं की आवाजें निकलने लगीं। तनवीर ने मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। कमाल है बॉस, आपकी आवाज और लहजा बिल्कुल पीटर जैसा था, माइकल ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इसलिए तो पुलिस चीफ चक्कर खा गया है। अब हम कम अज कम पनामा की हदूद में आसानी से दाखिल हो जाएंगे। इस पीटर ने ही मुझसे बातें की थी, इसलिए लहजे वाली बात बन गई।
तनवीर ने कहा। फिर उन्हें अपने सरों पर पुलिस के हेलीकॉप्टरों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन वो इत्मीनान से कार आगे बढ़ाए जा रहे थे। तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो पनामा स्टेट की हदूद पर पहुंच गए। वहां पनामा पुलिस बाकायदा चेकिंग कर रही थी। तनवीर ने कार रोक दी और उछलकर बाहर आ गया। अफीसर, मुजरमों की कार नहीं आई, तनवीर ने एक अफीसर के करीब पहुंचते हुए कहा। नहीं अफीसर, हमें जैसे ही इत्तला मिली हमने नाकाबंदी कर ली थी, उस अफीसर ने जवाब दिया और तनवीर ने इत्मीनान का सांस लिया। उसे दरअसल खतरा था कि कहीं ये पनामा पुलिस का अफीसर पीटर को जाती तौर पर ना जानता हो, लेकिन उसके जवाब ने उसे मुतमईन कर दिया था। ओह, फिर या तो वो रास्ते में कहीं मुड़ गए या फिर इत्तला से पहले निकल गए। बड़े खतरनाक मुजरिम हैं, तनवीर ने कहा। हाँ, लेकिन अगर वो पनामा में दाखिल हुए तो लाजमन पकड़े जाएंगे। हमने पूरी स्टेट की पुलिस को चौकना कर दिया है। आप पुलिस हेडक्वार्टर जाकर उनके तफसीली हुलिये वगैरह बता दें, बल्कि अगर हो कर सकें तो एल्बम भी देख लें। शायद हमारी एल्बम में उनके फ़ोटो मौजूद हों, पनामा पुलिस अफीसर ने कहा। ओके, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। उन्होंने हमलों में खून की होली खेली है, तनवीर ने कहा और वापस कार की तरफ मुड़ गया। यार्की इस दौरान चेकिंग राड क्रॉस करके आगे चली गई थी। उसे किसी ने ना रोका था और तनवीर ने कार में बैठकर कार आगे बढ़ा दी। क्या हुआ बॉस? मैं तो डर रहा था, माइकल ने चेकिंग पॉइंट क्रॉस होते हुए कहा। मेरे साथ रहते हुए तुम ये डर खौफ अपने दिल से निकाल दो, तनवीर ने हंसते हुए कहा और माइकल ने सर हिला दिया। अब हम पनामा में तो दाखिल हो चुके हैं, अब क्या करना है और कहां जाना है? तनवीर ने कुछ और आगे बढ़ने के बाद कहा। और फिर इससे पहले कि माइकल कोई जवाब देता, अचानक उसने यार्की को तेज रफ्तारी से वापस आते देखा। तो वो ना सिर्फ चौंक पड़ा बल्कि उसके आसाब भी तन गए। यार्की ने दूर से ही लाइट देकर उसे रुकने के लिए कहा और तनवीर ने कार एक साइड पर करके रोक दी। मेरे पीछे आ जाओ स्कॉट, अब हम महफूज जगह पहुंच जाएंगे। मुझे खतरा है कि झुंड से लाशें न दस्तयाब हो जाएं। यार्की ने कार रोकते हुए चीख कर कहा और उसके साथ ही उसने कार वापस मोड़ दी। तनवीर ने सारे हिलाते हुए कार आगे बढ़ाई और फिर दूर आगे जाने के बाद यार्की की कार साइड रोड पर मुड़ गई। तनवीर पुलिस कार उसके पीछे ले गया। दोनों कारें आगे पीछे दौड़ती हुई जल्दी एक ज़राई फार्म के गेट पर पहुंच गईं। यार्की ने कार रोककर मखसूस अंदाज में हारन दिए तो फाटक खुल गया और यार्की तेजी से कार आगे बढ़ाकर ले गई। फाटक खोलने वाला एक लंबा तड़ंगा नौजवान था जो हैरत से यार्की के पीछे आती हुई पुलिस कार को देख रहा था। इमारत के सामने यार्की ने कार रोकी और उछलकर नीचे उतरी। बरामदे में 4 मुस्लिम अफराद खड़े थे जो तेजी से आगे बढ़ आए थे। इन चारों के चेहरों पर भी शदीद हैरत थी। शायद ये उनकी जिंदगी में पहला मौका था कि पुलिस कार और पुलिस अफीसरों को वो अपने किसी अड्डे में देख रहे थे। जल्दी करो, ये यूनिफॉर्म उतार कर कार के अंदर फेंक दो, यार्की ने तनवीर और माइकल से कहा और फिर वो अपने आदमियों से मुखातिब हो गई। जागर और टम, तुम दोनों पुलिस कार को पीछे ले जाओ और जाकर झील में डबो दो। यार्की का लहजा अपने आदमियों के साथ इंतहाई तक माना था। यस मादाम। बरामदे में से आने वाले 4 में से 2 ने आगे बढ़ते हुए कहा। तनवीर ने यूनिफॉर्म उतारकर पुलिस कार में फेंक दी और साथ ही उसने ब्रीफकेस भी अंदर से निकाल लिया और साथ ही एक कोने में रखा हुआ अपना कोट भी। उसने कोट दोबारा पहन लिया। माइकल भी यूनिफॉर्म से छुटकारा हासिल करके दोबारा अपना कोट पहन चुका था। जाओ, जल्द ही जाओ। और सुनो, अगर कोई ट्रांसमीटर कॉल आए तो हरगिज जवाब न देना, यार्की ने अपने आदमियों से कहा और वो दोनों सर हिलाते हुए पुलिस कार में बैठे और कार घूमकर तेजी से फाटक से बाहर निकल गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।